हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का रसायन विज्ञान में सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 9 तक हो चुका है। तो आइए चलिए 9 से ही कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि कौन सा विलयन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। इसमें आपको बताना है पॉजिटिव डेविएशन को। एग्जाम्पल आपको याद रखना होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लोरोफॉर्म तथा इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपेनोन। क्लोरोफॉर्म तथा प्रोपेनोन। एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसे रॉल्ट का नियम में होता है, यहाँ पे देखिए, CHCl3 और CH3COCl3 का जो मिश्रण है वो रॉल्ट के नियम का क्या है? धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन का मतलब है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ना, जो ग्राफ बनना चाहिए, मान लीजिए कि इस प्रकार से ग्राफ है, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो रियली में ऐसा होना चाहिए। यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, और यहाँ से इस प्रकार, ऐसा ग्राफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धनात्मक विचलन जो है, धनात्मक विचलन में वाष्प दाब अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? अधिक होता है। आपने पढ़ा होगा पी नेट बराबर, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन इस प्रकार है, पी नेट बड़ा होगा P1 प्लस P2 से। अगर यही सिचुएशन पी नेट इस प्रकार से होता, पी नेट छोटा है P1 प्लस P2 से, तो ये आपका ऋणात्मक हो जाता। अब ये आपका क्या है? धनात्मक है। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है, और नीचे वाला आपका नेगेटिव डेविएशन है। और ये आपका रॉल्ट के नियम पर है, आदर्श विलयन है। ये आपका आदर्श विलयन है। और यहाँ पे जो हमने बताया है अनादर्श विलयन है, जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे मेंशन किया है कि रॉल्ट नियम का पालन न करने वाले विलयन क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। जो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और एक को कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहला जाता है जी विचवा में, किसी किसी विलयन के प्रसरणी दाब को कौन सा समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? पाई बराबर CR/T, पाई बराबर RT/C। ऑप्शन सी है पाई बराबर CT/R, और पाई बराबर RT/C। हालांकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सेम है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रसरणी दाब को हम लोग इंडिकेट करते हैं पाई द्वारा। और ये कितना के बराबर होगा? तो ये आपका पाई बराबर हो जाएगा RT/C।
मतलब पाई ऑफ सी बराबर एन आर टी भी इसको लिख सकते हैं, जहां एन बराबर 1 2 3 इत्यादि हो सकते हैं। इसका एक्सप्लानेशन देख लीजिए। प्रसरणी दाब एक क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका मान बिलियन के कणों की संख्या पे क्या करता है, निर्भर होता है। एग्जाम का भी ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। किसी बिलियन की सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापमान पे निर्भर नहीं करता है। ये पीछे क्वेश्चन हो चुका है, इसको रिपीट भी कर देते हैं। मुलरता, नॉर्मलता, फॉर्मुलिटी, मुललता। इसका राइट आंसर होगा मुललता, क्योंकि मुललता में होता है आपका द्रव्यमान। वहां पे बताया गया था कि केजी देखो तो टेम्परेचर को भूल जाओ। केजी केजी देखो तो टेम्परेचर को भूल जाओ, और वॉल्यूम देखो तो टेम्परेचर को याद रखो। राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे मुलरता को सूचित करेंगे बड़ा एम से, नॉर्मलता को एन से, फॉर्मेलिटी को एफ से, और मुलरता को एम से। एक्सप्लानेशन देख लीजिए। मुललता के बारे में यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। मुललता विलेय में मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान पर आधारित होता है। इसका परिभाषा आप लोगों को बताए थे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मुललता कहते हैं। इसे हम छोटा एम द्वारा सूचित करते हैं। द्रव्यमान तापमान द्वारा क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए मुललता का मान भी तापमान बदलने से अपरिवर्तित रहेगा। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, तापमान स्वतंत्र सांद्रण कहते हैं या मानते हैं। मुललता का ऐसे मात्रक देख लीजिए, मोल पर केजी होता है। मुलरता, नॉर्मलता, फॉर्मुलिटी, ये आपका आयतन पे आधारित है, इसीलिए तापमान से क्या होगा, प्रभावित होगा। अनुसंख्य गुणधर्म की गणना में मुललता का एक क्या है, विशेष महत्व होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन राल्ट के, हालांकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एस प्रोपेनोन तथा CHCl3, प्रोपेनोन तथा सी क्लोरोफॉर्म। ये आपका प्रोपेनोन है, अभी आपका क्लोरोफॉर्म है। अब एग्जांपल जो है से पॉजिटिव डेविएशन का है, पॉजिटिव डेविएशन का है। एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी रिपीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 14। संप्रसरणी 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 विलयन में क्या समान होता है, घनत्व। घनत्व तो घनत्व नहीं होगा, नॉर्मलता नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, मोलर सांद्रता होता है। आइए देखिए। संप्रसरणी विलयनों का प्रसरणी दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। आइसो मतलब इक्वल, और इक्वल से आप रिलेट कर पाइएगा, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे बिहेवियर लिखा है तो बिहेवियर भी आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, आप देख लीजिएगा। चलो, इनमें से कौन इनमें से कौन इनमें से कौन आदर्श घोल नहीं है, मतलब अनादर्श है, डेविएशन को शो करना चाहिए। तो देखो वही एग्जांपल है यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, और बाकी आपका जो एग्जांपल है ना, वो आपका आदर्श घोल का है। एक्सप्लेनेशन में भी वही होगा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आदर्श विलियन रॉल्ट के नियम को क्या करता है, पालन करेगा।
अनादर्श विलयन या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। अनादर्श विलयनों के भौतिक गुण अपेक्षित मान से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डेविएशन दिखे तो नॉन आइडियल होगा। रोल्ट के नियम का पालन न करेगा तो उसका नाम है अनादर्श विलयन। ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसी को कहते हैं प्रोपेनॉल, का मिश्रण आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है। यह रोल्ट के नियम को पालन नहीं करता है, इसीलिए अनादर्श विलयन कहलाता है, और साथ में पॉजिटिव डेविएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम झिल्ली से गुजरता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका होगा विलायक के अणु, सिर्फ विलायक के अणु। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एसपीएम इसको बोलते हैं। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी एसपीएम, एसपीएम अर्ध पारगम झिल्ली। आइए, अर्ध पारगम झिल्ली वह झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को क्या करता है, अपने से पार हो जाने की अनुमति देता है, जबकि विलेय के कणों को इससे पार होने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है। परासरण की प्रक्रिया इसी सिद्धांत पे आधारित होता है कि सिर्फ किसको पास होने देगा, एक विलायक के कणों को पास होने देगा, बाकी कणों को पास होने का परमिशन नहीं देता है। परासरण में विलायक का गमन होता है, याद रखिएगा। विलयन के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार नहीं होता है। प्रसरणी दाब का अध्ययन अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से ही होता है। कोशिकाओं की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है कि सेमी मतलब अर्ध, तो इसको कहेंगे सॉल्वेंट ओनली, बल्कि सिर्फ किसको पास होने देगा, सॉल्वेंट को। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को कहा गया एसपीएम, इसी को क्या कह दिए, इसी को कह दिए एसपीएम, इसी को कह दिए एसपीएम। एसपीएम जो है से केवल किसको पास होने का परमिट करता है, विलायक के कणों को। आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम विलायक में घोले तो घोल की मोललता बताना है, छोटका एम बताना है। तो 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब C6H12 O6 है। इसको जब मोल इसका मोलर मास निकालिएगा तो 180 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा तो हो जाएगा दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर मास, तो हल करेंगे तो आएगा 1/10। यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई 1 kg विलायक। विलायक आपका कितना है, 1 kg है, डायरेक्ट लिख लिए। तो ये हो गया 1/10 और गुने ये आपका 1 kg। तो 1 kg को आप हटा सकते हैं, केजी के रूप में दिखाना चाहोगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये 1000 ग्राम है ना, तो इसको केजी बोल सकते हैं, तो 1 kg हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। और यहाँ से आपका छोटका एम, या इसी को बोल सकते हैं मोल प्रति केजी, मोल प्रति मोल प्रति केजी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से हम क्या निकालिए, मोल की संख्या, क्योंकि मोललता का फॉर्मूला होता है एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय सोलवेंट, सोलवेंट। और सोलवेंट आपका किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो 1000 ग्राम कितना केजी, 1 kg। मोललता का जो मात्रक है वो मोल प्रति क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है। और मोलरता अगर पूछ लेते हैं, मोलरता, उस स्थिति में आपका हो जाता मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ पे देखिए, इसको बनाया भी होगा, हम आपको बना करके दिखा दिए हैं। ग्लूकोज का अणुभार निकालिएगा तो 180 होगा, आप 11 क्लास में आपको बताया गया होगा। 118 ग्राम ग्लूकोज में कितना होगा मोल, तो 0.1 मोल होगा। 1000 ग्राम को हम 1 kg कहते हैं, मोलरता निकालिएगा तो 0.1/1 जो कि 0.1 एम होगा। मोल घोल बिलियन की घोल की मोललता 0.1 मोलल होगा।
मोललता का यहाँ पे फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है और ये ताप से निर्भर नहीं होता है। मोललता तापमान से प्रभावित नहीं होता है। यह एक अनुषंक गुणधर्म में मोललता का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मोललिटी बराबर मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एम का अर्थ होता है मोललिटी और बढ़ता एम का अर्थ है मोलरिटी। इसको कहेंगे मोललता, इसको कहेंगे मोललता, इसको कहेंगे मोललता और इसको कहेंगे मोलरता। मोलरता इसका मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखल है मोल पर केजी। अब इसका हो जाएगा मोल, मोल पर लीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका हो गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? NaCl होगा। जल में NaCl, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होगा। ये आपका आयन में नहीं टूटेगा, ये आपका आयन में नहीं टूटेगा, ये भी आपका आयन में नहीं टूटेगा, मात्र ऑप्शन सी वाला आयन में टूटेगा। इसमें आयनों की संख्या 2 है। इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें आपका इस प्रकार से था, एक ऑप्शन आपका CaCl2 था, और एक आपका NaCl था, एक आपका सुक्रोस और एक आपका ग्लूकोज था। उस स्थिति में वहां पे आंसर CaCl2 था। देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे बताया भी है। क्वथनांक उन्नयन एक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। NaCl में कितने आयन है? तो 2 आयन। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये आयनीकरण नहीं होते हैं। अधिक कण तो अधिक क्वथनांक उन्नयन। मोर पार्टिकल तो मोर बॉइलिंग पॉइंट। किसी विलयन के सांद्रण को कौन सा तरीका ताप पर निर्भर नहीं है? रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा मोललता। मोललता होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। मोललता विलायक के द्रव्यमान पर आधारित है। द्रव्यमान ताप से स्वतंत्र होता है, इसीलिए मोललता का मान ताप परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मोलिटी आयतन पे आधारित है और ये सब ताप पे निर्भर होते हैं। मोललता ताप स्वतंत्र कण है, इकाई है। अनुषंक गुणधर्मों की गणना में मोललता का उपयोग व्यापक होता है। मोलर मास निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मास कांस्टेंट तो मोलालिटी। मास कांस्टेंट तो हो जाएगा मोलालिटी। बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है जी। इसका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। ये आपका इनऑर्गेनिक से है। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? क्यूरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्नियम, टर्बियम। इसका राइट आंसर होगा टर्बियम। टर्बियम एक लैंथेनाइड्स है, जबकि क्यूरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड्स है। एक लैंथेनाइड ग्रुप होता है और एक आपका एक्टिनाइड्स होता है। ये आपको पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो लेंथेनाइड आपका 57 से 71 होता है, लॉरेंशियम से लेके हेलियम तक होता है। और एक्टिनाइड जो होता है से 89 से लेकर के 103 तक होता है। और टोटल आपका 28 गो होता है। 57 से 71 तक भी 14 गो होगा। 57 से 71 तक भी कै गो हो जाएगा? 14 गो। और 89 से लेकर के 103 तक भी कै गो है? यहाँ भी आपका 14 गो होगा। और यहाँ भी आपका कै गो है? 14 गो है। अब इसको रखा गया है एफ ब्लॉक्स में। कौन सा ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। चलिए, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो कॉपर प्लस। कॉपर प्लस जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में।
कि कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः भरा हुआ रहेगा, क्योंकि इस यहाँ पे कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि कॉपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, और छोड़ दिया तो यह स्टेबल बन गया, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। जबकि कोबाल्ट प्लस प्लस, निकेल प्लस प्लस और Fe प्लस 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 रंगीन आयन होता है। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होने पर अधिकांश संक्रमण धातुओं का आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। पूर्णतः भरे हुए या रिक्त डी ऑर्बिटल वाले आयन क्या हो जाते हैं? रंगहीन होते हैं। कॉपर प्लस और जिंक प्लस प्लस रंगहीन आयनों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। संक्रमण तत्वों के रंग से संबंधित प्रश्न आपको पेपर में पूछता है, याद रखिएगा। तो डी 10 कॉन्फ़िगरेशन है तो रंगहीन, लेकिन फुल डी ऑर्बिट है तो नो कलर, मतलब समान नियम पे होगा। घोलक के 1 केजी, केजी आ गया तो मोललता, केजी आएगा तो मोललता, केजी आएगा तो मोललता। आगे बढ़ेंगे। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है, ये तापमान से निर्भर नहीं होता है। मोललता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोल पर केजी इसका मात्रक होगा, ताप से निर्भर नहीं होता है। छोटका एम मोलालिटी और बड़का एम मोलारिटी होता है, इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। इनमें से कौन निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? तो पृष्ठ तनाव नहीं होगा, श्यानता नहीं, अपवर्तनांक नहीं, प्रसरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका 4 प्रकार के होता है। अनुसंख्य गुणधर्म क्या है? यह केवल बिलियन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। प्रसरणी दाब इन्हीं गुणधर्मों में से एक है। यह बिलियन के रासायनिक स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके कणों पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर। अनुसंख्य गुणधर्म निम्न है, जो कि 4 हैं। वाष्प दाब का अवनमन, इसको RLVP कहते हैं। RLVP इसको कहते हैं हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रसरणी दाब। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा ना, RFBO लॉजिक है, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन और ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर को पाई द्वारा सूचित किया जाता है। बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। ताप से प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित है, क्वेश्चन बदल दिया है। क्वेश्चन बदल दिया है, ताप पर निर्भर कौन करेगा? मोलरता, बड़का एम इसको कहते हैं ना, बड़का एम कहेंगे। इसका संकेत इसका संकेत छोटा एम, इसका संकेत इस प्रकार से होता है, इसका संकेत इस प्रकार से, ये होगा वेट बाई वेट परसेंट। चलिए, इसका परिभाषा भी देख सकते हैं। मोलरता विलेय के मोल तथा बिलियन के आयतन पर आधारित है। यहाँ पे कहा जाता है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तापमान परिवर्तन के साथ आयतन बदलता है, इसीलिए मोलरता का मान भी बदल जाएगा। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन इन लीटर। मोललता और मोल प्रभाज तापमान से प्रभावित नहीं होता है। मोलारिटी का मात्रक जो है मोल पर लीटर है। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी होगा, और मास कांस्टेंट है तो मोलालिटी होगा। मास कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम आपका चेंज हो सकता है, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ से मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। मास फिक्स है, थेथर है, तो मोलालिटी भी फिक्स होगा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजियोट्रॉपिक मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन हो चुका है।
रिपीट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्थिर क्वथन मिश्रण कहा जाता है। एजियोट्रॉफी मिश्रण जो होता है, निश्चित तापमान पे बिना संघटन परिवर्तन के ही बॉयल होने लगता है, और इसी के कारण इसको हम स्थिर क्वथन मिश्रण भी कहते हैं। इसे साधारण आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी वहां देखे थे जिसमें 20.2% था। नहीं, HCl और H2O में HCl कितना परसेंट था? 20.2% के आसपास में था। रॉल्ट के नियम किस प्रकार के विलयनों पर पूर्णतः लागू होगा? लागू होगा तो आदर्श विलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श विलयन। ऑप्शन नंबर सी होगा। आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम को पालन करता है। इसमें विलयन बनने पर उष्मा का ना तो उष्मा का परिवर्तन होगा और ना ही आयतन में परिवर्तन होगा, मतलब डेल्टा एच भी जीरो होगा और डेल्टा भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लास में आप लोग को ये सब बताया गया होगा। यहाँ पे देखिए लिख ही दिया है। आदर्श विलयन में डेल्टा एच का मान जीरो, आदर्श विलयन में डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है। ऐसे विलयन रॉल्ट के नियम को पालन करते हैं। अनादर्श विलयन या तो पॉजिटिव डेविएशन बतावेगा या तो नेगेटिव। एग्जाम का लॉजिक है, ट्रिक है। आइडियल है तो नो डेविएशन, नो हीट चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, आइडियल सॉल्यूशन आप ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूललता के लिए सत्य है? मूललता है ना, मूललता, मूललता तो तापमान से प्रभावित होती है? नहीं, तापमान से प्रभावित नहीं होता है। आयतन पर आधारित है? नहीं, ये तो द्रव्यमान पे आधारित है। मूललता का मात्रक मोल पर केजी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है मूललता। मूललता विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के द्रव्यमान पे आधारित है। इसका मात्रक मोल पर केजी होता है, तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। मूललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान इन केजी। यह ताप स्वतंत्र सांद्रण इकाई है। छोटका एम को क्या कहते हैं? मोलालिटी। बड़का एम को मोलारिटी। या देखिए, छोटा एम तो मास और बड़ा एम तो वॉल्यूम। प्रासरण की प्रक्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? विलेय के कणों का? नहीं, विलायक के कणों का, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। ऑप्शन बी होगा। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें एसपीएम द्वारा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करती है। अब इस प्रक्रिया में विलेय के कण झिल्ली को पार नहीं करता है। परासरण के लिए आपका झिल्ली कैसा होना चाहिए? एसपीएम होना चाहिए, अर्ध पारगम। इसमें केवल किसको पास होने का परमिशन मिलता है? सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट पार्टिकल को। प्रसारणी दाब प्रसारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब होता है। अब ये दाब अगर अगर प्रसारण की प्रक्रिया को रोका जाए और रोकने के क्रम में इस दाब को और बढ़ाया जाए तो ये प्रक्रिया उल्टा हो जाता है, तो इसको हम लोग आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है तो ओनली सोल्वेंट मूव्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सोल्वेंट पासेस ओनली। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसंख्य गुणधर्म के लिए सत्य है? पहला, यह विलेय के प्रकृति पे निर्भर करता है? गलत है। यह केवल तापमान पे निर्भर करता है? ये कहना उचित नहीं है। यह विलेय कणों की संख्या पे निर्भर करता है? बिल्कुल सही है। ये विलायक के आयतन पे निर्भर करता है? ऐसा थोड़ी नहीं है, द्रव्यमान पे भी निर्भर करेगा। अनुसंख्य गुणधर्म का मान विलेय के रासायनिक गुणों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसमें उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रसरणी दाब, और एक और था RLVP, रिलेटिंग लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। काउंट द पार्टिकल, नोट द नेचर। पार्टिकल को काउंट कीजिए, उसके नेचर को नहीं।
इसे आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। किसका मान तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, मतलब ताप से कोई मतलब है नहीं है। तो ताप से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये तो ताप से स्वतंत्र नहीं है। देखिए आपको बताएं, वहां पे देखे थे आप लोग कि मुललता था, क्या था? मुललता। देखिएगा थोड़ा जरा, मुललता। मुललता में मोल पर केजी होता था ना, मोल पर केजी, यानी कि यहाँ पे उसका मास है। उसी प्रकार से मोल प्रभाव जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हम कहते हैं कि चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये बन गया। हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। देख लीजिए क्या है, ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं। तो ये तो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये नहीं करता है, ये नहीं करेगा, और यही आपका आंसर होगा। कह रहा है कि कौन प्रभावित नहीं होता है, तो ये आपका टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। मोल का परिभाषा भी बना सकते हैं। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। नहीं, किसी घटक का मोल, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं। मोलों के अनुपात पर आधारित है। तापमान परिवर्तन से मोलों की संख्या नहीं बदलती है, इसीलिए इसका मान भी क्या है, अपरिवर्तित है। मोल प्रभाज एक विमाहीन राशि है, इसका मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट कितना होना चाहिए? सभी घटकों का मोल प्रभाज का जो योग होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, करते 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ आगे तक जो भी रहेगा, मान लो कि हाँ जेड तक ले लिए, तो सबका योगफल कितना होगा? 1 होगा। अब दो को रहेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1। तो एक्स ए निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स ए। देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्मा एक्स का वैल्यू 1 है। यह तापमान स्वतंत्र सांद्रण की इकाई है। सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? 1 होता है। देखो लिखा है मोल फ्रैक्शन निवर निवर हैज ए यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म के अध्ययन के अबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वन हाफ फैक्टर द्वारा, याद रखिएगा, वन हाफ फैक्टर। इसको पढ़ सकते हैं, कब आयनीकरण होगा, कब एसोसिएशन होगा, कब ये नॉर्मल बिहेव करेगा, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है? श्यानता, ऐसी दिख रहा श्यानता। ये आपका है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब एक आपका RLVP देख लीजिए। RLVP हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, प्रथम निदान। इसका परिभाषा भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना अंक के लिए? 2 अंकों के लिए। किसको पे होता है? अनुसंख्य गुण बिलियन की प्रकृति पे नहीं बल्कि उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी बिलियन का हिमांक किस कारण से कम हो जाता है? बिल्कुल सही प्रश्न है। विलेय की कणों की संख्या बढ़ने से उनके हिमांक जो होता है, फ्रीजिंग जो होता है, वो कम जाता है। जब किसी वाष्प जब किसी विलायक में आवाष्पशील 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 विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। यह प्रभाव विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हिमांक का अवनमन, यह भी एक क्या है? अनुसंख्य गुणधर्म है। अधिक कण अधिक हिमांक अवनमन। आयनीकरण करने वाले पदार्थों में यह प्रभाव अधिक देखा जाता है। मोललता का उपयोग इसके सूत्रों में किया जाता है। मोर पार्टिकल तो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, यही पॉइंट को आपको पकड़ना है।
यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और लिख दिया है। 38, आप इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन मोल प्रभाव के लिए सही है? बिल्कुल सही प्रश्न है। इसका मान सदैव एक से अधिक, ये गलत है भाई। यह तापमान से प्रभावित नहीं होता, ही सही है। यह तापमान से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब सही है। यह केवल गैसों के लिए प्रयुक्त है, नहीं, ऐसा तो है नहीं। आप सॉलिड में भी निकाल सकते हैं, लिक्विड का भी निकाल सकते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाव किसी अवयव के मोलों और कुल मोलों का अनुपात होता है। यह एक विमाहीन राशि है, यह ताप से परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। सभी अवयवों का मोल प्रभाव का योगफल 1 होता है। यह द्रव गैस दोनों प्रकार के मिश्रणों में लागू होता है। वांट हाफ गुणांक आई का मान 1 से अधिक होने का क्या मतलब है? 1 से अधिक होने का मतलब है कि आयोनाइज हो गया। ठीक है, आयोनाइज हो गया, टूट गया। 1 से कम होगा तो एसोसिएशन होगा, अब बराबर में है तो कोई परिवर्तन। 1/2 गुणांक 1 से अधिक होगा, इसका मतलब है कि बिलियन आयनीकरण करके अधिक कण उत्पन्न करते हैं। अधिक कण कब उत्पन्न करेगा? जब टूटेगा। इसका मतलब कि आई का मान 1 से बड़ा है तो आयोनाइज, 1 से छोटा है तो एसोसिएशन, और बराबर में 1 है तो नॉर्मल बिहेवियर होगा। याद रख लीजिएगा। मोललता के लिए कौन सा कथन सही है? मोललता, मोल पर केजी इसका मात्रक हो जाएगा ना। देखो यह, तो इसका मात्रक मोल पर लीटर नहीं होगा। आयतन पे आधारित नहीं है, तापमान से प्रभावित नहीं है, एक ही ऑप्शन है डी। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। परिभाषा भी आप लोग देख सकते हो। इसका हम पार्ट 3 भी लेके आवेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।